13.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हम लोगों की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसके बाद हमारी 13.4 एक्सरसाइज क्लोज होती है। एज वेल एज हम लोगों ने जितने भी शेप्स पढ़े है ना, पहली एक्सरसाइज में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा, दूसरी वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, तीसरी में हमने कोन के बारे में पढ़ा और चौथे में हम स्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों के चारों एक्सरसाइजेज में जितने भी एरिया रिलेटेड कंसेप्ट थे, एरिया रिलेटेड सवाल थे, वो फिनिश ऑफ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं दैट इज 5, 6, 7, 8 दैट आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पे है। ठीक है, और इसमें से हम लोग ऑलरेडी 5, 6, 7 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। 8 के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों के डन एंड चेक्ड है। बाकी इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हम फिर हमारी आखिरी एक्सरसाइज में मूव करेंगे। ओके डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं भाई बोल क्या रहा है। कह रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा जिसके अंदर अभी फ़िलहाल एक स्फीयर को रखा गया है और उस पर्टिकुलर स्फीयर का जो रेडियस है वो रखा गया है कितना r। तो मुझे अभी मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन पता है। पहली इन्फॉर्मेशन मुझे ये पता है कि अ स्फीयर इज़ एंक्लोज्ड, हम लोगों ने क्या करके रखा है, एक स्फीयर को एंक्लोज करके रखा है, इज़ एंक्लोज्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इन्हें डाल दिया गया है। अच्छा ठीक है, अब ना आप डायग्राम को देखो बराबर, अब डायग्राम को देखो। वो जो स्फीयर है वो उस सिलेंडर के अंदर इस तरीके से रखा हुआ है कि आपके जो स्फीयर का डायमीटर है बराबर, ये जो आपके स्फीयर का डायमीटर है बराबर, ये जो स्फीयर का डायमीटर है, ये स्फीयर का डायमीटर और आप लोगों के जो सिलेंडर की हाइट है, ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल है। ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। मतलब हमने डायमीटर को क्या कह सकते हैं, हमारे स्फीयर के हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एक स्फीयर को हम लोगों ने राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एंक्लोज किया सच दैट, इस तरीके से एंक्लोज किया है कि हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर, वो उस स्फीयर के डायमीटर के बराबर है। अब देखो डायमीटर के बारे में हर कोई जानता है कि डायमीटर का मतलब क्या होता है। डायमीटर का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि मैं हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर लिख सकती हूँ। कि रेडियस का जो वैल्यू है उसका अगर 2 टाइम्स कर दे तो वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। यानी कि इससे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया कि आपका h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे बड़ा ग्लिच पॉइंट है। लोग इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे पार्ट में आकर अटक जाते हैं। ठीक है, चलो तो अभी इसके पहले पार्ट को हम भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है कि आप सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड करो। अब देखो हमको बहुत अच्छे से पता है कि स्फीयर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। ठीक है, ये बात हमको बहुत ही अच्छे से पता है कि स्फीयर के पास किसी भी प्रकार का कोई कर्व्ड सरफेस एरिया या कोई अलग से टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। उसके पास एक ही सरफेस एरिया होता है जिसको हम लोग आपका 4πr² कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसे कैलकुलेट करने पे बातचीत की गई है। कैलकुलेट कैसे करेंगे यार हम, सोचो ना, तो यहाँ r की कोई वैल्यू दी है ना यहाँ कुछ और दिया है, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे बिना वैल्यू के। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि भैया कुछ कैलकुलेट करके दो और वैल्यू भी ना दी जाए, इसका मतलब वो आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा है। यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ये पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जिस सिलेंडर के अंदर इस स्फीयर को रखा गया, आप हमको उस पर्टिकुलर सिलेंडर को उसका कर्व्ड सरफेस निकाल के दो, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो, जो सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में सिर्फ चीज़ों का फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे भी सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दूँ? मैक्सिमम लोगों का मन कर रहा होगा हाँ मैडम लिख के छोड़ दो, और यही हम करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़ आते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी सिर्फ फॉर्मूला लिखकर ही चीज़ों को छोड़ा था इसलिए। बट आपको ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है कि जो हाइट होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में मैं h की जगह 2 टाइम्स ऑफ r पुट कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ r पुट करूँगी तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी माई आंसर, और यहाँ पे मैं रीज़न दे दूँगी फ्रॉम 1, ठीक है। तो सेकेंड वाले सब पार्ट में आपको सिर्फ चीज़ों को फॉर्मूला लगाकर नहीं छोड़ देना है, ठीक है, कि फॉर्मूला लगा दिया जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था एंड दैट वी आर डन। नो नो, यू आर नॉट डन। आप उसमें h को रिप्लेस करिए। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमारा पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। चलो अब मूव करते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में बोला है आपको रेशो कैलकुलेट करना है एरिया का, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में मिला और जो आपको सेकेंड पार्ट में मिला। मतलब फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ एरिया और आपको सेकेंड पार्ट में एरिया जो आपने निकाला है उनके बीच का रेशो कैलकुलेट करना है, जो कि बिल्कुल भी कठिन चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेशो बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पार्ट 1 में हमने निकाला क्या? पार्ट 1 में मैडम आपने स्फीयर का सरफेस एरिया निकाला। ओ, पार्ट 2 में मैडम आपने क्या निकाला? पार्ट 2 में आपने जो आपका सिलेंडर था उस पर्टिकुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। और अब आपको करने को क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में इन दोनों के एरियाज़ का रेशियो लेने को कह रहा है। तो पहले पार्ट से जो एरिया निकला है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, जो सेकेंड पार्ट से निकला है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब आप यहाँ सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो लोगे सो आंसर विल बी 1:1, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1:1। इट मीन्स दैट अगर कोई तुमसे पूछे कि जो थर्ड पार्ट में रेशियो बिटवीन 1 and 2 आप लोगों का कितना आया, तो आप वहाँ पे बड़े गर्व से कह सकते हो कि मेरे फर्स्ट पार्ट और मेरे सेकेंड पार्ट के बीच का जो रेशियो है वो इतना निकल कर आया है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे केस में देखो होता क्या है कि हम लोग H=2R वाले कंसेप्ट को ध्यान ही नहीं देते, है ना। और जब हम H=2R वाले कंसेप्ट के बारे में ध्यान नहीं देते हैं तो होता क्या है, हम लोग सेकेंड पार्ट में सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़कर आ जाते हैं। और जब हम सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला लिखकर छोड़कर आ जाते हैं तो हम वही टूटा फूटा रेशो अपने थर्ड पार्ट में भी ले लेते हैं। फिर हम रोते हैं कि हाय मेरा आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा है। तो ये रोना धोना क्यों, ठीक है, ये रोना धोना क्यों? अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे अच्छा रिप्लेस तो देखो किया जा सकता है, ठीक है। बस हो गया हम लोगों का ये सवाल, है ना, बस ख़त्म, और कुछ भी नहीं। तो अभी यहाँ पे इसी डिस्कशन के साथ हम लोग हमारी एक्सरसाइज 13.4 का सवाल नंबर 9 रोकते हैं। बट जाने से पहले मैं एक छोटी सी मिस्टेक पॉइंट बता देती हूँ जो मैंने कॉपी चेकिंग के दौरान एक्सपीरियंस की है। जैसे तुम लोग अगेन मैं कहूँ सिर्फ अपने आप तक तुम सीमित हो, बट मैं तो कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर आपको वो गलती बता दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से अगर कोई इंसान जो गलती करने वाला था वो नहीं करेगा। जैसे कि देखो, एक नंबर है 2 और ब्रैकेट में लिखा है XY। तो पता नहीं क्यों कई बच्चों को ब्रैकेट देखते बराबर
फीलिंग आती है, अरे वाह मैडम ब्रैकेट, मैंने बोलते हैं हाँ ब्रैकेट, क्या करें मैडम ब्रैकेट का, तुरंत बोलते हैं मैडम चलिए ब्रैकेट अपन लोग मिलकर ओपन करते हैं। मैंने बोला ठीक है यार चलो मिलकर अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो पता है उनके दिमाग में ऐसा उन्हें क्या क्या लगता है कि ये जो 2 है ये इस x को भी मिलेगा और ये 2 उनके y को भी मिलेगा, और वो लिख देते हैं 2x इंटू 2y, वो ये लिख देते हैं। मैंने पूछा अच्छा ऐसा है क्या, बोलते हैं हाँ मैडम। मैंने बोला कि अच्छा मान के चलो 2 होता, x होता प्लस y होता, तो तुम क्या क्या करते। वो बोलते हैं मैडम यही सेम करते, ये जो 2 है इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते, इसको y के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, तो हमारा आंसर आ जाता 2x, अब प्लस माइनस जो भी था और ये आ जाता 2y। उन्हें बेसिकली ये लगता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जो कि इस पर्टिकुलर स्टेप में करेक्ट भी है। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो भाई ठीक है, अगर प्लस माइनस का साइन है भाई, तो अगर बीच में तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऐसे में आप ब्रैकेट ओपन करने वाला कारनामा नहीं करते, नो ब्रैकेट ओपनिंग, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी ब्रैकेट ओपनिंग नहीं होती। तो आपने जो अभी लिखा है 2x इंटू 2y ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ गलत है। इसका जो करेक्ट वे होगा इस चीज़ को लिखने का, वो करेक्ट वे क्या होगा कि ये जो 2 है ये x के पास भी जाएगा, यही सेम 2 y के पास भी जाएगा, नहीं ये 2 बस ऐसे लिखा जाएगा, x y के आगे बस एक 2 लिखा जाएगा। ये मैंने ऐसा इसीलिए बताया क्योंकि देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे h की जगह 2r पुट किया था, है ना, तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये 2 भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ताकि उनको ऐसा ना लगे, इसीलिए डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो